बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में नाज़रीन बात करेंगे हम कि चेक किसी को दिया, चेक डिसऑनर हो गया और फिर उसके ऊपर पर्चा हो गया। और आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, कारोबारी हजरात ने भी, आम लोगों ने भी, कि फ़लाँ बंदे के ऊपर 499F का पर्चा हो गया। आपने ये याद रखना है कि जब भी 489F आएगा तो 324 इक़दाम कत्ल का, 302 कत्ल का और 489F जब भी आएगा तो उसमें चेक इन्वॉल्व होगा। आपने बहुत दफा सुना होगा जी 499F का पर्चा हो गया जी फलां बंदे थे। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मुख्तसरन आपको जो एक आम बंदे की समझ में आएगा कि अगर पर्चा कैसे हो सकता है और जिसके ऊपर पर्चा हुआ है उसे क्या क्या इसमें रेमेडी हासिल है, वो किस तरह उस पर्चे से बच सकता है, या पर्चा होने के बाद वो क्या कार्रवाई कर सकता है, यानी उसकी बचत किस तरह हो सकती है। तो 489F का जब भी पर्चा होता है, फर्ज करें अगर किसी से पैसे लिए हैं, वो उधार की सूरत में है, या आपने किसी से प्लॉट खरीदा है, कोई ज़मीन ली है, तो उसके अगेंस्ट आपने एक वादा किया है बंदे के साथ कि मैं आपको ये चेक दे रहा हूँ, ये फलां डेट को चेक जो है वो कैश हो जाएगा। तो उसमें अगर उस डेट को वो चेक कैश नहीं होता तो फिर आपके ऊपर 489F की कार्रवाई लाजमी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये नहीं होगा कि चेक डिसऑनर हुआ और डिसऑनर होते ही आप पे पर्चा हो गया। उसमें आपको सुना भी जाएगा और आपको देखा भी जाएगा कि आया आपने दानिस्ता तौर पर ये जो चेक है ये बदनीति और जालसाजी से जारी किया है। अगर तो ये साबित हो गया तो 100% आप पे पर्चा होगा। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आपने चेक जारी किया, 1 महीने बाद का आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। आपने फर्ज करें दिसंबर मौजूदा जो चल रहा है, दिसंबर, आपने 28 दिसंबर का चेक जारी कर दिया और आप चेक कैश होने गया, किसी वजह से पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ सके, तो जिसको चेक दिया था वो फौरन उठा और आपके खिलाफ थाने में जाके 489F की जो है पर्चे के लिए उसने दरख्वास्त दे दी। लेकिन अगले दिन फर्ज करे बैंक का लिंक डाउन था या किसी वजह से और से वो पैसे नहीं आ सकते, यानी आपकी बदनीति उसमें शामिल नहीं थी, तो अगले दिन ही पैसे अकाउंट में आ गए। तो जब थाने में आपको बुलाया जाएगा तो आप वहां जाके कह सकते हैं जी इसमें मेरी बदनीति कोई नहीं शामिल थी, या मैंने जालसाजी के लिए चेक नहीं दिया था, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो मैं इसके पैसे देने को तैयार हूं। तो दोनों पार्टियों को सुनते हुए फिर पुलिस, मुतलका थाना जो है वो आपको पैचअप करवा देगा और आपके पैसे दे के वो जो दरखास्त है वो वापस हो जाएगी। लेकिन एक बंदा अगर कहता है जी मैंने इसके ऊपर पर्चा ही करवाना है, तो जब आप पे पर्चा हो जाएगा तो तफ्तीश में फिर आपको फौरन आपकी जमानत भी हो जाएगी और उस बंदे को पैसे लेने के लिए ऑर्डर 37 के तहत आप पे फिर एक अलहदा से एक दावा करना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर आपसे पैसे लेगा। इसके लिए जब 489F के लिए आपने पर्चा करवाना है तो आपने मुतलका थाने में जाके एक दरख्वास्त देनी है, साथ चेक की कॉपी लगानी है, जो डिसऑनर हुआ है वो स्लिप लगानी है। वो जाते ही पर्चा नहीं देगा SHO आपका, उसके लिए पहले कार्रवाई के लिए DSP के पास भेजेगा, DSP फिर SP के पास उसको फाइनल कार्रवाई भेजेगा। SP जो है दोनों पार्टियों को बुला के सुनेगा, उसमें SP ये देखेगा कि अगर चेक देने वाले ने बदनीति से आपको चेक दिया है, फर्ज करें कि चेक देना कोई जुर्म नहीं है किसी को, लेकिन अगर बदनीति से चेक दिया गया है तो वो जुर्म है और 100% आप पे पर्चा होगा। उसमें यह है कि आपका अकाउंट पिछले 1 साल से चल ही नहीं रहा। आपने जिस डेट का चेक दिया है उससे 1 साल पहले, 6 माह पहले या 2 माह पहले तक उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई और उस बंदे ने आपको चेक दे दिया। चेक देने के 1 दिन पहले तक भी उसमें कोई पैसा नहीं आया, तो इससे तो वाज़ेह तौर पर साबित हो जाएगा कि इसने बदनीति से आपको चेक दिया है। और ये सारी बातें सुनने के बाद SP साहब फिर आप पर पर्चे के ऑर्डर देंगे और आपकी गिरफ्तारी भी होगी। अच्छा, इसमें यह है
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 489F کی ضمانت ہی نہیں ہوتی. ضمانت ہو جاتی ہے اگر آپ کا کوئی 10-20 لاکھ روپے کا لین دین یا معاملہ ہو, تو اس صورت میں جو مجسٹریٹ ہے یا جو سول کورٹ میں آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ کی ضمانت ہو سکتی ہے. اگر کوئی 70-80 لاکھ کا معاملہ ہے تو ہائی کورٹ میں جا کے آپ ضمانت کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ہیوج رقم ہو, کروڑوں میں ہو, تو پھر آپ کی ضمانت ذرا مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. پھر تفتیش کرنی ہوتی ہے کہ آیا یہ جو پیسے دیے گئے ہیں یہ کس مد میں دیے گئے ہیں, آپ کے اوپر لائبلٹی بنتی تھی ان پیسوں کی. ہاں, اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ضمانت کے طور پر چیک دیا گیا تھا یا کسی سود کی رقم ادا کرنے کے لیے چیک دیا گیا تھا, تو پھر فوراً آپ کی ضمانت ہو جائے گی. بلکہ ایس پی کے سامنے ہی اگر آپ ان چیزوں کو ثابت کر دیں گے تو آپ کے خلاف پرچے کے آرڈر ہی نہیں ہوگے. دوسرا جس کے خلاف پرچہ ہو رہا ہے, یعنی جو کہہ لیں کہ ملزم سمجھا جائے گا اس میں, اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ فرض کریں اس نے چیک دیا اس نے 6 ماہ بعد کا, اور دوسرے بندے نے اس پہ 1 ماہ بعد کی ڈیٹ ڈال لی. اگر آپ ثابت کر دیں گے کہ میری چیک تو 6 ماہ کے بعد پیمنٹ ہونی تھی اور انہوں نے غلط بیانی سے غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس پہ پہلے ڈیٹ ڈال لی ہے, تو پھر بھی آپ کے اوپر وہ پرچہ نہیں ہوگا. دوسرا, کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے بینگ جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ کسی کی چیک بک سے چوری ہم نے نکال لیا چیک اور اس پہ ملتے جلتے سائن کیے. تو اگر اس طرح بھی ہو کہ سائن جعلی کیے ہوئے ہوں تو اس صورت میں بھی پرچہ ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کے فرض کریں کہ آپ کا لین دین ہے, اس کے ساتھ اقرارنامہ بھی لکھا ہوا ہے, اور چیک دیتے ہوئے آپ نے خود اس پہ غلط سائن کیے ہیں, تو اس صورت میں پھر آپ نہیں بچ سکیں گے. آپ کے خلاف پرچہ بھی ہوگا, آپ جیل بھی جائیں گے, اور آرڈر 37 کے تحت پھر آپ پہ ریکوری سوٹ بھی ہوگا اور آپ کو وہ پیسے دینے بھی پڑیں گے. تو یہ جو آج کی ویڈیو تھی, یہ کسی نے سوال کیا تھا چیک ڈس آنر ہونے کے متعلق, یا پرچہ کس طرح ہوتا ہے, سزا کتنی ہو سکتی ہے. تو اس بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے. اس میں سزا جو ہے 3 سال تک آپ کو سزا ہو سکتی ہے, بے شک 10,000 کا چیک ہو, بے شک 10 کروڑ کا چیک ہو. تو جو سزا ہے وہ 3 سال تک آپ اس میں جیل کے اندر رہ سکتے ہیں. تو شیئر کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ. بہت سے لوگوں کو چیک کے بارے میں ابہام ہے کہ پرچہ کس چیک پہ ہوتا ہے, کس پہ نہیں ہوتا, اور کہاں پہ اور کیسے پرچہ کروایا جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ مفید ویڈیو ہوگی. تو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. کل ایک نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.